मेरा नाम निशा है। मैं अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। बहुत ही मज़े से ज़िंदगी कट रही थी। ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ थी। मेरे माँ बाप की मुझ में जान बसती थी। पापा एक बैंक में नौकरी करते थे और मम्मी एक स्कूल में टीचर थी। मुझे बचपन से ही पढ़ने का बहुत शौक़ था। स्कूल में भी मैं अपने टीचर्स की सबसे फेवरेट स्टूडेंट थी। मेरे मम्मी पापा मेरी बलाएँ लेते नहीं थकते कि कितनी होनहार औलाद हमें मिली है। रास्ते में भी किसी को तकलीफ़ में देखती तो फ़ौरन मैं उसकी मदद करती थी। मेरे अच्छे व्यवहार के कारण स्कूल में सब मेरे साथ मिलकर रहते थे। मेरी सबसे अच्छी दोस्त एक ही थी जिसे मैं अपने दिल की सारी बातें शेयर करती थी। मुझे डॉक्टर बनने का शौक़ था और मेरी फ्रेंड रिया को एयर होस्टेस बनने का शौक़ था। एक दिन पता चला कि रिया का बड़ा भाई जो अपने बीवी बच्चों के साथ अमेरिका में सेटल था, तो उसने अपने माँ बाप और अपनी बहन को भी वहीं अमेरिका बुलवाने का सोचा है। यह खबर सुनकर मैं बहुत उदास हो गई थी, क्योंकि एक रिया ही थी जिसके साथ मैं हर तरह की बातें कर लेती थी। अगर वह चली जाएगी तो मैं उसके बिना कैसे रहूँगी। और फिर एक दिन रिया अमेरिका चली गई। ऐसा लगा जैसे मैं अकेली हो गई हूँ, बिल्कुल अकेली। लेकिन धीरे धीरे मैंने खुद को संभाला और अपनी पढ़ाई पर फोकस करने लगी। मुझे डॉक्टर बनना था, यह मेरा सपना था, मेरा जुनून था। मम्मी पापा को मेरी फिक्र रहती थी कि पढ़ाई के साथ साथ अपना भी ध्यान रखा करो। जब देखो पढ़ाई में लगी रहती हो। इधर मैं तैयार हो रही होती तो उधर से मम्मी चली आती, अपने हाथों से मुझे नाश्ता कराती। कॉलेज से घर आती तो मम्मी लॉन में इधर उधर घूम घूम कर मेरा इंतज़ार कर रही होती थी। मैं मम्मी को समझाती कि मम्मी आप टेंशन मत लिया करें, मैं अब बड़ी हो गई हूँ, खुद का ध्यान रख सकती हूँ। मम्मी मुझे डांटती और कहती, क्या खाक ख्याल रख सकती हो, खाना तक तो टाइम से खाती नहीं, बीमार पड़ गई तो फिर अपने डॉक्टर बनने का सपना कैसे पूरा कर पाओगी। मैंने मम्मी के गले में प्यार से हाथ डालते हुए कहा, ठीक है मम्मी, आगे से जैसा कहोगी वैसा ही करूँगी। मेरी बात सुनकर मम्मी खुश हो गई। एक दिन पापा भी बोले, बेटा कभी हमारे पास भी बैठकर दो बातें कर लिया करो, एक तुम्हारे सिवा दूसरा है ही कौन हमारा। पापा के शब्दों में कुछ उदासी को महसूस किया था मैंने। सच ही तो है, मैं अपनी पढ़ाई में इतना डूब गई थी कि मम्मी पापा के अकेलेपन का भी ख्याल नहीं आया। मेरी आंखों में नमी उतर आई। मैंने मम्मी पापा से कहा, सॉरी मम्मी पापा, अपनी पढ़ाई में मैंने आप लोगों के बारे में कभी सोचा ही नहीं। उस रात बहुत देर तक मैं मम्मी पापा आपस में सब बातें करते रहे। बातों में टाइम का पता ही नहीं चला। सच, अच्छा समय कितनी जल्दी निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। अब मैं मम्मी पापा को थोड़ा टाइम देने लगी थी। मम्मी पापा भी खुश रहने लगे थे। दिन यूं ही बीत रहे थे। एक दिन मम्मी पापा को कहीं जाना था। कहने लगे, बच्चे आज तुम्हारी मम्मी को और मुझे कहीं जाना है, शाम तक आ जाएंगे, तुम परेशान मत होना, कॉलेज से आकर खाना खा लेना। मम्मी पापा मुझे छोड़कर अपने काम के लिए निकल गए थे। कॉलेज जाकर मैं पढ़ाई में लग गई। कॉलेज में सब लोग मुझे पढ़ाकू कीड़ा कहते थे। कॉलेज के बाद घर आई। मम्मी पापा अभी तक नहीं आए थे। मैंने खाना खाया और आराम करने के इरादे से लेट गई। लेटे लेटे आंख लग गई। उठी तो शाम हो चुकी थी। मम्मी पापा अभी तक नहीं आए थे। अब मुझे थोड़ी चिंता होने लगी थी। मैंने पापा को कॉल किया। पापा का फ़ोन बंद जा रहा था। फिर मम्मी को कॉल किया। मम्मी का नंबर भी बंद जा रहा था। मेरा दिल घबराने लगा। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो रही थी और घबराहट बढ़ती ही जा रही थी। मम्मी पापा का कुछ पता नहीं था कि वे कहाँ हैं। काफ़ी अंधेरा हो चुका था। अपने कमरे में आकर अच्छे से दरवाज़ा बंद करके मैं लेट गई, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। मैं सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरी नींद जैसे आंखों से कोसों दूर थी। मन में ज़्यादा बेचैनी होने लगी तो मैं उठी और भगवान जी के सामने बैठ गई। भगवान से हाथ जोड़कर मैं अपने माँ बाप की सलामती की दुआएं मांगने लगी। आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि मम्मी पापा मुझे बिना बताए इतनी देर तक घर से बाहर रहे हों। मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे, जिन्हें मैं बार बार पोंछ लेती थी। सुबह 5 बजे जाकर मेरी आंख लगी तो फ़ोन की घंटी से ही मेरी आंख खुली। हड़बड़ाकर देखा तो 10 बज रहे थे। कांपते हाथों से फ़ोन उठाया। इधर से जो कुछ कहा गया उसे सुनकर मेरी चीख निकल गई। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था।
मैं बार बार चीख चीख कर कह रही थी कि आप झूठ कह रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। आप लोगों को क्या मिलता है किसी के साथ इतना गंदा मजाक करके। मेरे दिल की धड़कनें बढ़ चुकी थी, आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। अपने दिल की धड़कन में अपने कानों तक महसूस कर रही थी। फ़ोन करने वाला इंसान कह रहा था, देखिए मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं अस्पताल से बोल रहा हूँ, आप यहाँ आएँ और अपने रिश्तेदारों की पहचान कर लीजिए। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। मम्मी पापा मुझे दुनिया में अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। उन्हें तो पता है मैं उनके बिना जिंदा नहीं रह सकती, फिर भला वो मुझे यूं बेसहारा छोड़कर कैसे जा सकते हैं। फ़ोन मेरे हाथ से छूटकर गिर चुका था और मैं वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी थी। होश आया तो मेरी पूरी दुनिया ही उजड़ चुकी थी। मम्मी पापा दुनिया में अकेला छोड़कर जा चुके थे। उन्होंने यह भी नहीं सोचा कि उनकी लाडली, उनके दिल का टुकड़ा अकेले इस दुनिया में कैसे रहेगी। मम्मी पापा की मौत की खबर सुनकर मेरे चाचा और चाची भी गांव से आ गए थे। वह मुझे समझाते, बेटा जो होना था सो हो गया, अब अपनी सोचो, अपनी फिक्र करो। अगर ऐसे गुमसुम बैठी रहोगी, कुछ खाओगी नहीं, तो तुम्हारे मम्मी पापा की आत्मा बहुत बेचैन होगी। उन्हें बहुत दुख होगा कि उनकी लाडली भूखी है, खाना नहीं खाती, दिन रात रोती रहती है। चाचा मुझे समझाते तो मुझे और भी रोना आता। मम्मी पापा के बिना वो घर नहीं लगता था। धीरे धीरे करके सारे रिश्तेदार चले गए, बस चाचा चाची और उनकी बेटियां ही रह गई। चाचा चाची को मैंने ही रोक लिया था, भला मैं अकेली कैसे रहती। चाचा चाची के आने से घर में कुछ रौनक हो गई थी, लेकिन मम्मी पापा की कमी को कोई पूरी नहीं कर सकता था। मैं कॉलेज जाती तो वहाँ मन नहीं लगता। बिना क्लास अटेंड किए पार्क में जाकर बैठ जाती और रोती रहती। ऐसा लगता है जैसे अभी मम्मी पापा कहीं से आएंगे और कहेंगे, निशा बच्चे ऐसे चुपचाप क्यों बैठी हो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता था। बैठे बैठे शाम हो गई तो आंखें साफ करते हुए उठ खड़ी हुई और घर की तरफ चल दी। घर पर कौन है मेरा जो इंतज़ार कर रहा होगा। मम्मी पापा तो गेट खोलेंगे नहीं, ये कहते हुए कि बच्चे इतनी देर कहाँ लगा दी, हमें तुम्हारी चिंता हो रही थी। मम्मी पापा के बिना वो घर नहीं लगता था, लेकिन घर तो जाना ही था। मम्मी पापा के बिना ज़िंदगी बहुत मुश्किल थी, लेकिन कहते हैं कि ज़िंदगी और समय किसी के लिए नहीं रुकते। घर पहुंची तो चाचा जी बाजार गए हुए थे और चाची अपनी दोनों बेटियों के साथ मम्मी पापा के कमरे में सो रही थी। चाची को मम्मी पापा के कमरे में सोते देखकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने गुस्से से कहा, चाची हड़बड़ा कर उठ बैठी। मैंने कहा, आप मेरे कमरे में जाकर सोइए, मम्मी पापा के कमरे में मैं सोऊंगी। चाची तो चुपचाप निकल गई, लेकिन चाची की बेटियां मुझे घूरती हुई निकली। मैं परवाह न करते हुए मम्मी पापा के कमरे में आ गई और मम्मी पापा की तस्वीर को लेकर बेड पर लेट गई। बहुत देर तक उन्हें याद करती रही। फिर मैं कब सो गई मुझे पता ही नहीं चला। फिर चाचा ने ही आकर मुझे जगाया था। मैं उठी तो चाचा बोले, बच्चे इस तरह खुद को परेशान करने से क्या फ़ायदा। अपने मम्मी पापा की आत्मा को दुखी मत करो। खुश रहोगी तो आपके मम्मी पापा की आत्मा भी खुश रहेगी। जब चाचा ने मुझे बच्चे कहकर बुलाया तो ऐसा लगा जैसे पापा मुझे पुकार रहे हैं। चाचा में मुझे अपने पापा नजर आए थे। मैं एकदम चाचा के सीने से लग गई और रोने लगी थी। चाचा मुझे बहुत देर तक तसल्ली देते रहे और समझाते रहे कि बच्चे दुनिया में जो आया है उसे जाना भी पड़ेगा। जाने वाले के पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करो, डॉक्टर बनो। चाचा के समझाने पर मेरे ऊपर बहुत असर हुआ। मुझे समझ में आया कि चाचा ठीक कहते हैं। मम्मी पापा को याद करते करते मैं राह से भटक गई थी। मम्मी पापा के सपने को ही भूल गई थी। उनका तो सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं। अगर इस तरह मैं खुद को बर्बाद कर लूँगी तो मम्मी पापा कितना दुखी होंगे। फिर मैंने धीरे धीरे खुद को दुखों से उबारना शुरू कर दिया। मम्मी पापा की याद को दिल के किसी कोने में छुपा लिया और अपनी पढ़ाई पर फोकस करने लगी। चाचा और चाची अब मेरे साथ ही रहने लगे थे। चाचा मुझे बहुत प्यार करते थे, बिल्कुल पापा की तरह। मुझे कोई भी काम पड़ता तो मैं चाचा से ही कहती थी। उस दिन भी कॉलेज की फ़ीस भरनी थी तो मैंने चाचा से ही कहा, चाचा मुझे अपने कॉलेज की फ़ीस भरनी है, कुछ पैसों की ज़रूरत है। मेरे चाचा कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, छोटी मोटी नौकरी करते थे।
मेरी बात सुनकर थोड़ी देर के लिए चुप हो गए, फिर बोले, ठीक है बेटे, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। ये कहकर चाचा काम पर चले गए थे। मैं कॉलेज के लिए तैयार हो रही थी जब चाची ने तेज आवाज में मेरा नाम लिया था। उन्होंने कहा, निशा, तुझे शर्म नहीं आती अपने चाचा से अपनी फीस के लिए पैसे मांगते हुए? तुझे तो पता है कि तेरे चाचा एक छोटी मोटी सी नौकरी करते हैं जिससे घर का खर्चा ही मुश्किल से चलता है। तेरे कॉलेज की फीस के लिए हजारों रुपए कहाँ से आएंगे? बस बहुत हो गई तेरी पढ़ाई लिखाई बंद कर और कहीं नौकरी कर जिससे कि घर में चार पैसे आएं। मुझे चाची की बातें सुनकर बहुत गुस्सा आया। गुस्से में बिना नाश्ता किए कॉलेज के लिए निकल गई, लेकिन जब ठंडे दिल से दिमाग से सोचा तो चाची की बातें सही लगी। चाची ठीक ही तो कह रही थी। चाचा तो खुद बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे हैं नहीं, इसलिए ज़्यादा काम नहीं मिलता। मुझे अपने चाचा पर तरस आ गया। मेरे चाचा जी मुझसे कितना प्यार करते थे। मेरे एक बार कहने से ही वह मेरी फीस देने के लिए मान गए। पता नहीं कहाँ कहाँ से उधार मांगकर पैसे लाएंगे, तब मेरी फीस भरेंगे। लेकिन मैं इतनी खुदगर्ज नहीं थी कि दूसरों को तकलीफ में डालकर मैं डॉक्टर बनूं। मैंने दिल पर पत्थर रख कर पढ़ाई छोड़ने का फैसला कर लिया और फिर इधर उधर नौकरी ढूंढने लगी। नौकरी के लिए मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी और जल्दी ही मुझे एक नौकरी मिल गई। जब चाचा ने सुना तो बहुत गुस्सा हुए, कहने लगे, बेटे, ये तूने ठीक नहीं किया। तुझे भैया भाभी का सपना पूरा करना था। पैसों की चिंता क्यों करती है? मैं कहीं न कहीं से इंतजाम कर ही लेता। लेकिन मैंने चाचा को समझा दिया कि चाचा, कोई बात नहीं, जब घर के हालात ठीक हो जाएंगे तो मैं फिर से अपनी पढ़ाई शुरू कर दूंगी। धीरे धीरे दिन यूं ही बीत रहे थे। घर के हालात सुधरने लगे थे। कुछ दिनों से मेरी तबीयत खराब रहने लगी थी। सर में दर्द था और हल्का बुखार आता था। चाची मुझे डॉक्टर के पास लेकर गई। डॉक्टर ने मुझे दवाइयाँ दी, कहा कि मौसमी बुखार है, जल्दी ही उतर जाएगा। लेकिन चाची अब मुझे हर रोज़ शाम को एक गोली देती थी कि इसे खा लो, तुम्हारे शरीर में ताकत रहेगी और तुम्हें बुखार नहीं आएगा। मैंने चाची से कहा, अब मैं ठीक हूँ, मुझे दवा खाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन चाची तब भी मुझे एक गोली ज़रूर देती थी। चाची के ज़बरदस्ती करने पर मैं वह गोली खा लेती थी। लेकिन मैंने महसूस किया था कि कुछ दिनों से मेरा रंग काला पड़ता जा रहा था। मैंने सोचा हो सकता है कि बुखार आने की वजह से रंग काला पड़ गया हो। मैंने ध्यान नहीं दिया कि खुद ही ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक होने की बजाय चेहरा और ज़्यादा खराब होता गया। रंग काला होने के साथ साथ अब चेहरे पर पिंपल भी निकलने लगे थे, जो बाद में निशान छोड़ जाते थे, जिससे कि चेहरा बहुत ज़्यादा बदसूरत लगने लगा था। चाचा को मेरी शादी की फिक्र थी, लेकिन जो भी लड़के वाले मुझे देखने आते वह मेरे चेहरे को देखते ही मना कर देते। यहाँ तक कि मुझसे छोटी चाची की दोनों बेटियों की शादी हो गई। जो लड़के वाले मुझे देखने आए थे वही लड़के मुझे रिजेक्ट करके चाची की बेटियों को पसंद कर गए थे। अब तो मैंने शादी नहीं करने का फैसला कर लिया। रिजेक्ट होने का क्या दुख होता है, मैं उससे बार बार गुजरना नहीं चाहती थी। मैंने चाचा चाची को साफ मना कर दिया कि मुझे शादी नहीं करनी। लेकिन चाची चाहती थी कि अब मेरी जल्दी से जल्दी शादी हो जाए और मैं इस घर से निकलूं। मगर मैंने कड़े शब्दों में कह दिया कि अगर मुझसे किसी ने शादी के लिए कहा तो मैं अपनी जान दे दूंगी। फिर डर के मारे चाचा ने मुझ पर शादी के लिए दबाव नहीं डाला। चाची भी चुप हो गई। शायद चाचा ने उन्हें समझा दिया था। एक दिन चाची ने मुझे एक क्रीम लाकर दी, कहने लगी, क्रीम अपने चेहरे पर लगाओ, 8 दिन में तुम्हारा चेहरा साफ हो जाएगा। मैं मना करती रही, लेकिन चाची ने मेरी एक न सुनी और कहने लगी, बस आखिरी बार मेरी बात मान लो, फिर भले ही मेरी कोई बात मत मानना। चाचा भी कहने लगे, बेटा, जब तुम्हारी चाची इतने यकीन से क्रीम तुम्हें दे रही हैं तो लगा लो, लगाने में हर्ज ही क्या है। चाचा का मान रखने के लिए मैंने वह क्रीम चाची से ले ली और सोने से पहले वह क्रीम मैं लगा लिया करती थी। लेकिन चाची ने मुझसे कहा था, तुम्हें कभी भी शीशा नहीं देखना, नहीं तो इस क्रीम का असर चला जाएगा। मुझे चाची की ऐसी बातों पर हंसी आ गई। सजने संवरने का तो मुझे वैसे ही शौक नहीं था, इसलिए शीशा ना देखने की शर्त ऐसी कोई खास बड़ी शर्त नहीं थी। मैंने चाची की बात मान ली। लेकिन एक दिन जब मुझे लड़के वाले देखने आए तो उन्होंने मुझे पसंद कर लिया। तो मुझे सच में चाची की बातों पर यकीन हो गया कि हाँ, चाची ने जो क्रीम मुझे दी है
वो सच में असर करती है। मेरी होने वाली सास ने मेरी बहुत तारीफ की थी। कहने लगी, इतनी सुंदर बहू तो हमें मिल ही नहीं सकती, हमारे तो भाग्य खुल गए जो ऐसी बहू हमें मिली। और फिर मैं कृष की दुल्हन बनकर उसके घर आ गई। जब दुल्हन बनी थी तो खुद को देखने का बहुत मन था, लेकिन चाची की बात याद आ गई कि शीशा मत देखना, नहीं तो तुम्हारी शक्ल खराब हो जाएगी। इन बातों पर यकीन तो नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने खुद को रोके रखा कि कहीं सचमुच ऐसा हो गया तो क्या होगा। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी खराब शक्ल देखकर कृष मुझसे नफरत करे। कृष की फ़ोटो देखकर ही मुझे उससे अपनापन हो गया था। मैं दुल्हन बनी सुहाग की सेज पर बैठी कृष का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर में वो अंदर आ गए। उन्होंने मुझे मुंह दिखाई में हीरे की अंगूठी पहनाई थी। मेरे हाथों को अपने हाथों में लेते हुए मुझसे ढेर सारे वादे किए थे। उनकी प्यार भरी बातें सुनकर मेरे दिल में सुकून उतरता चला गया। कृष मुझ पर अपनी मोहब्बतों की बारिश लुटाते रहे और मैं उनमें भीगती रही। कृष के साथ जिंदगी इतनी खूबसूरत हो जाएगी कभी सोचा ही नहीं था। वो मेरा ऐसे ध्यान रखते जैसे मैं कोई कांच की गुड़िया हूँ। कृष की माँ भी मेरा बहुत ध्यान रखती थी। मैंने घर के सारे शीशे हटवा दिए। डर लगता था कि कहीं मैं बदसूरत ना हो जाऊं और कृष मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल ना दे। कृष मुझसे शीशे निकलवाने की वजह पूछने लगे, लेकिन मैंने उन्हें टाल दिया। लेकिन कृष जब मेरे पीछे ही पड़ गए तो मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। मेरी बात सुनकर वो बहुत हंसे और फिर उन्होंने एक शीशा मेरे सामने रख दिया। अपनी शक्ल देखते ही मेरे सिर पर आसमान गिर पड़ा, क्योंकि मेरी शक्ल तो बिल्कुल भी नहीं बदली थी, बल्कि वैसे की वैसे ही बदसूरत शक्ल थी जो पहले थी। इसका मतलब कृष ने मुझे मेरी बदसूरती के साथ अपनाया था और मैं पागल यही सोच रही थी कि कृष ने मुझे मेरी सुंदरता की वजह से अपनाया है। मुझे इस तरह हैरत में देखकर कृष ने मुझे अपने करीब कर लिया और प्यार से मेरे बालों को सजाते हुए बोले, निशा, मुझे तुम्हारी शक्ल से नहीं, तुम्हारे दिल से मोहब्बत है, तुम्हारी आत्मा से मोहब्बत है। तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो, हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहती हो। शायद तुम्हें याद ना हो, एक बार मेरी माँ मार्केट गई हुई थी, वहाँ उनकी तबीयत खराब हो गई तो तुम ही ने उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था, डॉक्टर से बात की थी और जब तक मैं वहाँ पहुँचा नहीं तब तक तुम हॉस्पिटल में ही रही थी। मैं अपनी माँ से सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। इस दुनिया में मेरी माँ के सिवा मेरा कोई नहीं है। मैं भागा भागा हॉस्पिटल आया था और माँ से मिलने माँ के रूम में गया। जब तुम्हें पता चला कि जिस औरत को तुमने एडमिट कराया है उसका बेटा आ गया तो तुम चली गई थी, लेकिन मैं तुमसे मिलना चाहता था, तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता था कि तुमने मेरी माँ की जान बचाई, लेकिन तुम जा चुकी थी। फिर हॉस्पिटल से तुम्हारा एड्रेस निकलवा कर मैं तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे घर जाना चाहता था, लेकिन इससे पहले ही तुम मुझे रास्ते में मिल गई थी। तुम छोटे छोटे गरीब बच्चों की मदद कर रही थी। मुझे बहुत अच्छा लगा था और उसी वक्त मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी। फिर ऐसा अक्सर होने लगा। तुम जब भी कॉलेज जाती तो मैं तुम्हें एक नज़र देखने जरूर आता था। कुछ दिनों के बाद तुम मुझे परेशान सी लगने लगी। आंखें भी तुम्हारी लाल लाल सी होती थी, जैसे तुम रोती रही हो। इधर उधर से पता करने पर पता चला कि तुम्हारे मम्मी पापा की मौत हो चुकी है। मुझे बहुत दुख हुआ। मैं तुम्हारे पास आना चाहता था, लेकिन मुझे पता था कि बिना जान पहचान के तुम मुझसे बात नहीं करोगी, इसलिए नहीं आया और मन मार के रह गया। फिर पता चला कि तुमने कॉलेज जाना बंद कर दिया है। मैं भी अपने बिजनेस में थोड़ा उलझ गया था। बिजनेस नया नया स्टार्ट किया था, इसलिए उसको सेटल करने में बिजी हो गया। उसको करते करते 2 साल गुजर गए, लेकिन इन 2 सालों में मैं तुम्हें एक पल के लिए भी नहीं भूला था। जब मेरी माँ ने मुझसे शादी के लिए पूछा तो बेझिझक मैंने तुम्हारा नाम ले लिया। मैंने मम्मी को बताया कि ये वही लड़की है जिसने आपको हॉस्पिटल में एडमिट कराया था। मम्मी भी खुश हो गई क्योंकि तुम मम्मी को भी बहुत पसंद आई। एक बार मैंने तुम्हें रास्ते में देखा तो तुम्हारी शक्ल पहले जैसी नहीं रही, लेकिन मुझे तुम्हारी शक्ल से नहीं तुमसे मोहब्बत थी और इसीलिए मैंने मम्मी को तुम्हारे घर हमारे रिश्ते के लिए भेजा। और देखो, आज तुम मेरी बीवी बनकर मेरे पास हो। मैं हैरत से मुंह खोले क्रिस की बातें सुन रही थी। आंखों में खुशी के आंसू चमक रहे थे। किस्मत इतनी मेहरबान हो जाएगी सोचा ही नहीं था। मैं क्रिस के सीने से लग गई। जिंदगी यूं ही हंसी खुशी गुजरने लगी।
तभी एक दिन चाचा जी हमारे घर आए। कहने लगे, तुम्हारी चाची की तबीयत बहुत ख़राब है, वह तुमसे मिलना चाहती हैं। मैं चाची के पास पहुंची तो चाची ने मुझसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और कहने लगी, निशा मुझे माफ़ कर दो, तुम्हारी शक्ल ख़राब करने के पीछे मेरा ही हाथ था, क्योंकि तुम तो जानती हो कि तुम्हारे चाचा के पास कोई काम नहीं था और तुम्हारी दो दो बहनें थीं जिनकी शादियां करनी थी। तुम नौकरी करती थी और अच्छे पैसे कमाती थी। अगर तुम्हारी शादी हो जाती तो फिर मेरी बेटियों का क्या होता। इसलिए मैंने सोचा कि तुम ऐसे ही घर पर बैठी रहो, पैसे कमाती रहो, ताकि मेरी बेटियों की शादियां अच्छे घर में हो जाएं। इसलिए मैंने तुम्हें वो गोलियां खिलाई और तुम्हारी शक्ल ख़राब हो गई और फिर वही हुआ जो मैं चाहती थी। मेरी दोनों बेटियों की शादी हो गई। अब मुझे कोई टेंशन नहीं थी, इसलिए मैं चाहती थी कि अब तुम्हारी भी शादी हो जाए और फिर इसीलिए मैंने तुम्हें क्रीम ला कर दी थी, जैसे कि तुम्हें लगे कि तुम खूबसूरत हो गई हो। फिर तुम शादी के लिए मान जाओ, क्योंकि तुमने शादी के लिए मना कर रखा था। वो क्रीम कोई गोरा करने की क्रीम नहीं थी, बल्कि वह तो वैसे ही मामूली सी सनस्क्रीन थी, जो एक छोटी सी डिब्बी में डालकर मैंने तुम्हें दे रखी थी। और फिर भगवान की कुछ ऐसी कृपा हुई कि क्रिस की माँ तुम्हें पसंद कर गई। लेकिन अब मेरा समय पूरा हो चुका है। भगवान के घर जाने से पहले तुम मुझे माफ़ कर दो तो शायद भगवान भी मुझे माफ़ कर देंगे। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मैंने चाची को माफ़ कर दिया, क्योंकि भगवान ने मेरे साथ जो किया था मैं उससे बहुत खुश थी। ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। क्रिस मुझे एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गए। कुछ समय तक मेरा इलाज चला और फिर मेरा चेहरा वैसा ही हो गया जैसा था। क्रिस ने मुझे एक सरप्राइज और दिया। कहने लगे कि तुम अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी करो और अपना और अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करो। उन्होंने मुझे कॉलेज में फिर से एडमिशन करवा दिया। मैं अपनी पढ़ाई पूरी करने लगी। धीरे धीरे समय गुजरता गया और मैं एक डॉक्टर बन गई। आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरे मम्मी पापा का और मेरा जो सपना था वह पूरा हो गया। लेकिन मेरे दिल को इतना तो विश्वास था कि क्रिस मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हैं। मेरी ज़िंदगी हंसी खुशी क्रिस के साथ गुजरने लगी थी। दोस्तों, तुम किसी के साथ बुरा नहीं करोगे तो भगवान भी तुम्हारे साथ बुरा नहीं करते। तुम्हें इतनी खुशियाँ देते हैं कि संभाली नहीं संभलती। भगवान ने मेरी भी झोली खुशियों से भर दी थी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।